राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का परसेप्शन था और कांग्रेस इसी तरह से अपने नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी। 2024 में बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन है कि वो विपक्ष को गिरफ्तार कर रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और दोनों परसेप्शन का पब्लिक में फैल चुका है। 2014 में टीवी अखबार ने परसेप्शन बनाया था और 2024 में टीवी अखबार के न चाहने के बाद भी सोशल मीडिया ने यह परसेप्शन बना दिया। सोचिए तस्वीरें, दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। एक मुख्यमंत्री सड़क पर बैठ रहा है, पुलिस वाले उसको उठा के ले जा रहे हैं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो केजरीवाल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का सबब ये है कि ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। इस समय गुजरात में प्रदर्शन हो रहा है, इसी समय दिल्ली पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है, गोवा में प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है, और छिटपुट तरीके से 1 दर्जन राज्यों में अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, आरोप सही है गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला में कोर्ट ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, उसी तरह से लेकिन पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि मोदी सरकार विपक्षियों को फंसा रही है, जेल में डाल रही है। तो मीडिया जो हवा बना रहा है 400 पार, उसकी हवा निकल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा यूनाइट होता दिख रहा है। अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जो थोड़ी बहुत कसर थी वो एक साथ आने से मामला और बढ़ गया है। सूत्र बता रहे हैं, तमाम जानकार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऑप्शन दिया गया था कि या तो इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाओ या जेल जाने के लिए तैयार रहो। हेमंत सोरेन को यही ऑप्शन दिया गया था, या तो गठबंधन से बाहर निकल जाओ या जेल जाने के लिए तैयार रहो। दोनों ने जेल जाना तय किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही राज्य में बीजेपी की हालत पतली है। दिल्ली में कांग्रेस और आप के गठबंधन से ये स्थिति हो गई कि बीजेपी ने 2 बड़े अपने फायर ब्रांड ओबीसी नेता विधूरी और वर्मा का टिकट ही काट दिया और लगभग 5 कैंडिडेट बदल दिए, साथ में 5 कैंडिडेट बदल दिए। ये 400 पार है या हार का डर है। गुजरात में इसका बड़ा असर होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत है, भले 2 सीट पर लड़ रही है लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन है। और एक ट्राइबल युवा को टिकट देकर केजरीवाल ने पूरा खेल बदल दिया है। पूरा आदिवासी, 15% आदिवासी समाज है। दलित समाज की संख्या वहाँ लगभग 8% है, जिसको जिग्नेश मेवानी लीड कर रहे हैं। मतलब 15 और 8, 25% का आंकड़ा है। सोचिए 25% लोग एक मुश्त उसके बीजेपी के खिलाफ हैं। उसके बाद मुस्लिम वोटर हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि ओबीसी वोट में भी डेंट लग रहा है। और बेरोजगारी, जीएसटी की मार, इन सबसे लोगों की नाराजगी है। तो हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल का गठबंधन है कांग्रेस से, वहाँ नुकसान हो सकता है क्योंकि हरियाणा में 100% स्कोर किया था बीजेपी ने, गुजरात में किया था, गोवा में गठबंधन है। उसके बाद बता दें दिल्ली और गुजरात। तो इसी वजह से केजरीवाल, पंजाब में बीजेपी के लिए जो थोड़ा बहुत था उसको भी बीजेपी के पब्लिक परसेप्शन में मिट्टी प्लीद हो गया है, क्योंकि पंजाब में अब उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सोचिए एक बात और खास है, आप जब दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार करते हैं तो उनके समर्थक सड़कों पर नहीं आते हैं, लेकिन केजरीवाल के समर्थक ज़्यादातर सवर्ण समाज के हैं, सवर्ण नेता हैं, और वो सड़कों पर आ रहे हैं। और सोचिए केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, वो समाज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, सामाजिक रूप से बहुत एकजुट है, और अगर उसने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया तो बड़ा डेंट लगेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी को बीजेपी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ओवैसी से नुकसान नहीं है। ओवैसी वोट काटेंगे तो इंडिया गठबंधन का। मायावती जी से नुकसान नहीं है, मायावती वोट काटेंगी तो इंडिया गठबंधन का। यहाँ तक कि तेजस्वी से नुकसान नहीं है, वो भी वोट दलित, पिछड़ा उनका समर्थक है। चिराग पासवान से भी नुकसान नहीं है। बीजेपी को नुकसान होता है सवर्ण नेताओं से, क्योंकि सवर्ण, जैसे ममता बनर्जी है, वो सवर्णों का वोट काटती है बहुजनों के साथ साथ। अरविंद केजरीवाल सवर्ण का वोट काटते थे, बहुजन तो उनको वोट देता ही है लेकिन थोड़ा बहुत सवर्ण का भी काटते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोचिए इसका सीधा सीधा असर बिहार, झारखंड और यूपी में पड़ रहा है। ये 3 वो राज्य हैं जहां लगभग 80 सीटें यूपी में हैं, 40 सीटें बिहार में, 80, 40, 120, और 14 सीटें जो हैं वो झारखंड में हैं। तो आंकड़ा पहुंचता है 134। और ये वो तीनों लैंड है जहां पॉलिटिकल डिस्कोर्स ज़्यादा होता है।
ये जो नोएडा में टीवी अखबार में बैठने वाले जो पत्रकार हैं, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल साउंड झारखंड, बिहार, यूपी के चाय बेचने वाला होता है या चाय पीने वाला होता है, सब्जी बेचने वाला होता है, उसका भी एक पॉलिटिकल अपना इम्पैक्ट होता है और विश्लेषण होता है। और इस विश्लेषण में फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है और लोगों के दिमाग में परसेप्शन बैठ गया है कि अरविंद केजरीवाल को या हेमंत सोरेन को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बीजेपी के सामने झुके नहीं। नीतीश कुमार को बिहार में इसीलिए झटका लग सकता है क्योंकि उनके बारे में परसेप्शन बन गया है, पहले से परसेप्शन है कि वो पलट जाते हैं। दूसरा परसेप्शन बन गया है कि वो चाहते भी हैं, परसेप्शन ये बन गया कि उन्होंने बीजेपी के डर से सरेंडर कर दिया। तेजस्वी यादव को बिहार में क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे ज़्यादा इस बात के लिए फ़ायदा हो रहा है, और लालू यादव को क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो एक पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, वो एक राजनीतिक बंदी हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर सांप्रदायिकता और जातिवाद से समझौता नहीं किया। परसेप्शन बदला है। सोचिए 2014 में परसेप्शन था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस अपने ही नेताओं को जेल में डाल रही है, उससे परसेप्शन बना कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की सत्ता चली गई। लेकिन 2024 में परसेप्शन ये बन गया है कि जिनको जेल में डाला जा रहा है वो ईमानदार हैं और बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पा रही। एक बड़ा जो खेल था 2014 और 2024 का अंतर है वो ये है कि 2014 में सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था, टीवी अखबार कांग्रेस के खिलाफ थी और परसेप्शन फैलने में थोड़ा कम समय लगा। एक साल में 2013 से 14 के बीच में पूरा परसेप्शन बदल गया। बीजेपी के खिलाफ परसेप्शन फैलने में 10 साल का समय लगा है क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष मजबूत हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया ने इस परसेप्शन को तो बना ही दिया है कि जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है, इस तरह के नारे हैं। लेकिन समझिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में 4-5 राज्यों में बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन को केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने एकजुट कर दिया है और एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद फिलहाल ये स्थिति है। अब आपको बताते हैं शराब कांड पर, शराब जिसको 100 करोड़ की पॉलिसी की बात कही जा रही है। सोचिए ईडी ने जिस 2 शख्स को सब गवाह बनाया है इस मामले में, जिसके आधार पर संजय सिंह सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बारे में इलेक्ट्रल बॉन्ड से खुलासा हुआ है कि एक शख्स शरद चंद्र नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसको गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद वो शख्स 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद फिर वो 30 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। मतलब टोटल वो बीजेपी को, वो और पार्टी को भी दे रहा है क्योंकि वो केसीआर से भी जुड़ा हुआ है, उसका बिजनेस तेलंगाना में है तो वो केसीआर को भी चंदा दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चंदा वो 35 करोड़ रुपए बीजेपी को दे रहा है और भी उसकी जमानत भी हो जाती है और उसको गवाह बना दिया जाता है सरकारी। ये खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही है और घर घर पहुंच रही है और नतीजा ये है कि टीवी अखबार के न चाहने के बाद भी ये खबरें पहुंच रही है पब्लिक परसेप्शन, और चुनाव नज़दीक है इसलिए लोग इस बात को भूलेंगे भी नहीं। एक और जो बड़ी बात है, सोचिए राकेश टिकैत के साथ क्या हुआ था। मीडिया पहुंची थी राकेश टिकैत को बदनाम करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, और राकेश टिकैत ने रो दिया, वो खबरें चली। ठीक यही चीज़ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। अगर मीडिया इसको इग्नोर कर देती तब मामला दब जाता। जिस तरह से मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को नीचे दिखाने के लिए जमकर इस खबर को चलाया, खूब टेलीविज़न पर खबरें चली, खूब लोगों ने रिपोर्टर जा जा के उनके घर से रिपोर्टिंग करने लगे। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश को पता चल गया हेमंत सोरेन वाले मामले में और अरविंद केजरीवाल वाले मामले में कि सरकार इन दोनों को जानबूझकर गिरफ्तार कर रही है। जब आप पब्लिक से बात करेंगे, टीवी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, क्योंकि अब तो टीवी अखबार का ज़माना रहा नहीं, लोग टीवी मोबाइल पर देख रहे हैं और वहाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहाँ वो कमेंट का ऑप्शन है। उस कमेंट के ऑप्शन में तमाम जनता जो कह रही है कि ये तो राजनीतिक बदला है। तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से बीजेपी के 400 पार पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पब्लिक परसेप्शन में इन नेताओं के बारे में परसेप्शन बन रहा है कि शायद ये ईमानदार हैं, इंडिया गठबंधन में है, बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए सरकार इनको गिरफ्तार कर रही है। तो लबुलुआब ये है और सोशल मीडिया पर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। टीवी अखबार ने खबरें जिस तरह से दिखाई, वो भले आलोचना करे या करप्ट दिखाए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ज़माना बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है। 90 के दशक तक, 2000 तक, 2014 तक दलित, पिछड़े, आदिवासी को लगता था कि उसका नेता चोर है, वो टीवी अखबार पर भरोसा कर लेता था।
लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से टीवी अखबार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, आज बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि जिस पर सरकार कार्रवाई करे, आज मायावती जी हों, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, हेमंत सोरेन हो या शिबू सोरेन हो, इन सबको ईमानदार कहा जा रहा है। उनका समाज मानता है कि ईमानदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदनाम आज के समय में टीवी और अखबार है। तो परसेप्शन की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन आगे दिख रहे हैं और बीजेपी के 400 पर ग्रहण लगता दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार आप जो फैसले लेते हैं, आपको लगता है शतरंज में कि मेरी चाल सही है, लेकिन वो चाल आपको मुश्किल में फंसा देता है। तो क्या बीजेपी मुश्किल में फंसती जा रही है, पब्लिक परसेप्शन में हारती जा रही है? इसका असर होगा सीधे चुनाव पर। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके दोस्त और क्या बात करो, और खास करके आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 90% है, तो आप कैसे सोच रहे हैं? नेशनल दस्तक आपको मौका देता है कि आप हमें राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।